हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की। तो मैं समझता हूँ आप सभी को ब्लड प्रेशर का बेसिक आइडिया तो होगा। वैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, ब्लड प्रेशर इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस पीआर। ओके, सो अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो इस पर भी बना सकता हूँ, बट आप कमेंट्स में बताइएगा। अब आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो इसमें हम बेसिकली बात करने वाले नर्वस कंट्रोल की, यानी नर्वस सिस्टम कैसे रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। अब नर्वस की यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन का, और नर्वस कंट्रोल होता है वो रैपिड होता है। रैपिड में कितना रैपिड वो सुनो, ये ब्लड प्रेशर को ट्वाइस यानी डबल कर देता है, 2x टाइम्स इन 5 to 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में ब्लड प्रेशर डबल, और ब्लड प्रेशर को हाफ कर देता है विद इन 10 to 40 सेकेंड्स। ओके, सो इसीलिए रैपिड है और शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नर्वस कंट्रोल की एग्जाम्पल के साथ में। तो लेट्स सपोज ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो नर्वस कंट्रोल में सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सप्रेशन होगा। ओके, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो वो क्या क्या स्टेप्स में ब्लड प्रेशर को वापस रेगुलेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्टेरियल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। मीन्स आर्टेरियल्स जो हैं कैपिलरी से पहले, उनका कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज वेन्स। जो लार्ज वेन्स होती हैं इनका कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। तो जब लार्ज वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं तब उनका जो ब्लड होता है वो हार्ट की तरफ पंप होता है। पंप इन सेंस कहने का मतलब उसको डायरेक्शन मिलता है, वो वहां से मूव करता है, क्योंकि जब डायमीटर कम होगा तो वेसल का वॉल्यूम जो है कम होगा, तो उसके अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड ब्लड है वो किधर जाएगा, हार्ट की तरफ। तो हार्ट का वीनस रिटर्न बढ़ेगा। ओके, और फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और हार्ट पे क्या इफेक्ट आएगा कि हार्ट रेट बढ़ेगी और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, यानी पॉजिटिव क्रोनोट्रॉफिक पॉजिटिव आइनोट्रॉफिक इफेक्ट भी आएगा। अब बात करते हैं वासोमोटर सेंटर की, यानी सीएनएस के लेवल पे कौन से ब्रेन के एरियाज से रेगुलेट करते हैं। तो बेसिकली वासोमोटर सेंटर जो होता है ब्रेन में, वो मेडुला और कुछ पोर्शन पोन्स में लोकेटेड होता है। ठीक है, मेजर पोर्शन मेडुला में होता है। अब वासोमोटर सेंटर जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को यूज करते हुए हार्ट पे इफेक्ट डालता है, और ये काम होता है वेगस नर्व के थ्रू। ओके, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को यूज करते हुए वो ऑलमोस्ट ऑल आर्टरीज, आर्टीरियल्स और वेन्स को इफेक्ट करता है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स। ओके, तो वासोमोटर एरिया को 3 एरिया में डिवाइड कर रखा है, वासो कॉन्स्ट्रिक्टर, वासो डायलेटर एंड सेंसरी एरिया। तो वासो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया की मैं बात करूँ तो पहली बात तो ये एंटीरोलेटरल एंड अपर मेडुला में लोकेटेड है, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, यानी वासो कॉन्स्ट्रिक्टर है तो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा और हार्ट रेट को इंक्रीज कराएगा क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का यूज कर रहा है। ओके, देन वासोडाइलेटरी एरिया की बात करें तो ये एंटेरोलेटरल एंड लोअर मेडुला में लोकेटेड है, और ये इनहिबिट करता है वासो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया को। मीन्स डायलेटर का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, ये कॉन्स्ट्रिक्टर के थ्रू अपना काम करता है। अब सेंसरी एरिया जो है ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के साथ इसका रिलेशन या कहें तो वहाँ पे लोकेटेड है, ये हम आगे देखेंगे भी। और इसका एग्जांपल है बैरो रिसेप्टर एंड अदर रिफ्लेक्सेस। मतलब वासोमोटर एरिया के साथ अगर कोऑर्डिनेशन करना है बाकी सारे रिफ्लेक्सेस को या सेंसेस को, तो वो इस एरिया के थ्रू होगा। अब हायर सेंटर्स का क्या रेगुलेशन है वो भी देखते हैं। तो हायर सेंटर्स में बेसिकली हाइपोथैलेमस जो है इसका पोस्टीरियर लेटरल पोर्शन एक्साइटेशन में काम करता है, और एंटीरियर पोर्शन जो है वो माइल्ड एक्साइटेशन या फिर अच्छा खासा इनिबिशन तक इफेक्ट करता है। इसी के साथ में हायर सेंटर में से सेरेब्रल कॉर्टेक्स के डिफरेंट एरियाज भी इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन की, इमोशनल फेंटिंग या वासोवेगल सिनकोप। ये क्या है? वैसे तो मैं इसको न्यूरोजेनिक शॉक से थोड़ा रिलेट करते हुए है, बट यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं कि मसल वासोडाइलेशन होगा एंड वेगल कार्डियो इनिबिटरी एरिया का एक्टिवेशन होगा। मतलब बॉडी में किसी तरह नर्वस सिग्नल्स जनरेट होंगे और वो मसल्स का वासोडाइलेशन कराएंगे, यानी मसल्स में ऑलरेडी टोन होता है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बना रहता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, बट यहाँ पे वासोडाइलेशन होगा और वेगल कार्डियो इनिबिटरी एक्टिवेशन होगा। मतलब जो कार्डियो इनिबिटरी एरिया है उसका एक्टिवेशन होगा, तो उसकी वजह से हार्ट रेट ड्रॉप करेगा, हार्ट रेट कम होगा और पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा खासा कम हो जाएगा, और जो ब्रेन को ब्लड जा रहा था वो कम, तो डेफिनेटली फेंटिंग होगी। अब बात करते हैं इसकी कॉज की, तो वो है डिस्टर्बिंग थॉट्स। मीन्स क्योंकि वासोवेगल सिनकोप का अदर नेम है इमोशनल फेंटिंग, मीन्स ये कहीं ना कहीं इमोशंस और थॉट से रिलेटेड है। तो
जब ऐसा कोई थॉट आता है या ऐसा कोई बॉडी में इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिलती है जो इमोशनली काफ़ी इफेक्ट करती है पर्सन को, तो इस तरीके का सिंकोप आने का चांसेस है। अच्छा, इसका ओरिजिन क्या है, मतलब ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं? डेफिनेटली सेरिब्रम से आ रहे हैं, क्योंकि सारा थिंकिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पे है। तो जरूर हायर सेंटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तभी इस तरीके का ड्रास्टिक इफेक्ट आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस की। इस वीडियो का मेजर टॉपिक ये रिफ्लेक्सेस ही हैं, तो बैरो रिसेप्टर और आगे कुछ और देखेंगे। तो बैरो रिसेप्टर बेसिकली प्रेसो रिसेप्टर्स हैं। प्रेसो रिसेप्टर्स मीन्स ये प्रेशर रेगुलेटेड होते हैं, ये प्रेशर को सेंस करते हैं, प्रेशर के लिए रिसेप्टर है। ओके, लोकेशन की बात करें तो वॉल्स ऑफ मैनी लार्ज आर्टरीज, या कहीं तो ऑलमोस्ट ऑल लार्ज आर्टरीज में प्रेजेंट है। मेनली थोरैक्स, हेड एंड नेक में तो है ही है, बट कहीं कहीं पे इनका कंसंट्रेशन जो है रिसेप्टर्स का वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि कैरोटिड साइनस। तो कैरोटिड साइनस जो स्ट्रक्चर इन्होंने फॉर्म किया है ये होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बाइफर्केशन के पास में। तो उस रीजन में इनकी जो कंसंट्रेशन एंड डेंसिटी है रिसेप्टर्स की वो बहुत ज़्यादा है, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। सेकेंड इज एरोटिक आर्च, यानी आर्च ऑफ एरोटा में इनका अच्छा खासा नंबर होता है। अब इनकी फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी की तो बात करें, ये स्प्रिट टाइप ऑफ नर्व एंडिंग्स है। मीन्स जैसे नर्व एंडिंग्स वेसल्स में फैली हुई हैं, तो नॉर्मल नर्व एंडिंग के कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या शेप इन्होंने ले रहे। अब इन रिसेप्टर्स की नर्व सप्लाई की बात करूं, मतलब इनके नर्व फाइबर्स मर्ज होकर कौन से नर्व के थ्रू सीनस तक जा रहे हैं, तो कैरोटिड रिसेप्टर्स हेरिंग नर्व, नाइन्थ नर्व ग्लोसोफेरिंजियल, और फिर उससे न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, मीन्स सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ वासोमोटर एरिया। सेकेंड, एरोटिक रिसेप्टर्स की बात करें तो वो वेगस की तरफ अपने सिग्नल्स भेज रहे हैं। अब रेस्पॉन्स की बात करें, यानी कहाँ कितने सेंसिटिव है ये, कैरोटिड साइनस वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो 60 टू 180 mm ऑफ एजी प्रेशर तक सेंस करते हैं, यानी इस रेंज में ये फंक्शनल है। जबकि एरोटिक आर्च वाले जो रिसेप्टर्स हैं ये नॉर्मल जो अभी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर चल रहा है इसके प्लस 30 mm ऑफ एजी तक सेंसिबल रहते हैं, यानी तब तक के चेंजेस ये रिसीव करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं दैट बैरो रिसेप्टर्स आर हाईली सेंसिटिव। हाईली सेंसिटिव से मेरा मतलब यह है कि ये बहुत माइन्यूट और बहुत ही फाइन चेंजेस या फ्लक्चुएशंस को भी मेजर करते हैं। मींस अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 121 भी होता है तो बहुत अच्छा खासा रेस्पॉन्स इनमें आता है। ठीक है, इसी वजह से शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में है। कैसे, वो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस आर आल्सो नोन एज प्रेशर बफर सिस्टम एंड देयर नर्व्स आर नोन एज बफर नर्व्स। अब इस बफर का क्या मतलब होता है? बफर मीन्स किसी भी एवरेज वैल्यू के बोथ साइड पॉजिटिव और नेगेटिव, डिक्रीज और इंक्रीज के माइन्यूट चेंजेस को बैलेंस करने वाला सिस्टम बफर सिस्टम कहलाता है। तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में डेली एक्टिविटीज, डेली रेगुलर एक्टिविटीज के दौरान होने वाले प्रेशर चेंजेस को बैलेंस करने वाला सिस्टम बफर सिस्टम यानी बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है। अभी डेली एक्टिविटीज क्या है वो देखिए, लाइन डाउन, ईटिंग, स्टैंडिंग, एक्साइटमेंट, नॉइजेस। मीन्स जब हम उठते बैठते खाते पीते ये सारे काम करते हैं, हेड को बॉडी को अप एंड डाउन मूव करते हैं, तो प्रेशर चेंजेस जो क्रिएट हो रहे हैं उनको नलीफाई करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए सिस्टम है। ओके, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में बैरोरिसेप्टर्स का क्या रोल है वो अभी तक एम्बिग्यूस है या कहें तो अनक्लियर्ड है, वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फिर से इनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो एक प्रॉपर्टी है वो आ जाती है एडेप्टेशन। मीन्स सेंसिटिविटी और अडेप्टेशन बहुत कोरिलेटिव प्रॉपर्टीज हैं। अडेप्टेशन क्या होता है कि लेट सपोज ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल था 120 mm ऑफ एच से वो 160 mm ऑफ एच शिफ्ट हो गया, तो जब वो 1 या 2 डेज के लिए 160 mm ऑफ एच बना रहेगा तब ये बैरो रिसेप्टर्स उसके लिए अडेप्ट हो जाएंगे। मीन्स अब वो 160 mm ऑफ एच पे भी फायरिंग नहीं करेंगे, या फायरिंग मतलब इम्पल्स जनरेट नहीं करेंगे, रिफ्लेक्स नहीं क्रिएट करेंगे, जो कि वो सिर्फ 120 टू 121 जाने पे कर रहे थे। मीन्स बहुत माइन्यूट चेंजेस के लिए भी वो रेस्पॉन्ड कर रहे थे, बट अब 160 हो चुका है तो भी रेस्पॉन्ड नहीं करे, क्योंकि वो 160 बहुत देर से है। अब रिसेप्टर्स उसके लिए अडेप्ट कर चुके हैं और ये अडेप्टेशन टाइम इनका बहुत कम है, यानी 1 to 2 डेज में ये अडेप्ट कर जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में इनका कोई रोल नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस की। ये कैरोटिक और एरोटिक बॉडीज में है। तो बॉडीज आपने सुना होगा कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं H+ आयन या CO2 या बाइकार्बोनेट के लिए और लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए। इनका पाथ भी सेम हेरिंग नर्व्स के थ्रू होता है। अब कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस का क्या मैकेनिज्म है वो सुनिए, कि ये फंक्शनल आफ्टर लो प्रेशर। मीन्स
जब ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है तब कहीं जाके ये फंक्शनल होते हैं। अराउंड 80 mm ऑफ एच पे, मीन्स 120 से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm में आ गया, तब जाके कहीं ये एक्टिवेट हो रहे हैं। इसका रीजन ये है कि कैरोटिड और एरोटिक बॉडी पे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, यानी कीमो रिसेप्टर्स के आसपास बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है और इनके पास डायरेक्ट आर्टरी से फाइन और माइन्यूट ब्लड वेसल्स के थ्रू सप्लाई आती है। तो अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो उनके आसपास टिश्यू में H+ और CO2 का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि केमिकल चेंजेस आ रहे हैं और वो केमिकल चेंजेस प्रेशर चेंजेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। मीन्स जरूर आर्टीरियल प्रेशर 80 mm Hg से कम हो गया, तभी तो उनका ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ और तभी H+ आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ी है। तो कीमो रिसेप्टर पाथवे के थ्रू वो प्रेशर को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रेशर कम हो रहा है और रिफ्लेक्स जनरेट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं एट्रियल एंड पल्मोनरी बैरो रिसेप्टर्स की। तो इनको बोलते हैं लो प्रेशर रिसेप्टर्स। इनका फंक्शनिंग सिमिलर है बाकी बैरो रिसेप्टर से जो हमने पढ़े, बट ये काफ़ी लो प्रेशर पे काम करते हैं और ये ब्लड वॉल्यूम के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है ब्लड प्रेशर के कंपैरिजन में। कैसे, वो सुनिए। लेट सपोज को वॉल्यूम रिफ्लेक्स वाले रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, यानी ये पूरा रिफ्लेक्स का नाम है वॉल्यूम रिफ्लेक्स। वो कैसे कि वीनस रिटर्न ज़्यादा हुआ, किसी रीजन से हमने आईवी इन्फ्यूजन ही किया, उसकी वजह से एट्रिया का स्ट्रेच हुआ। एट्रिया स्ट्रेच होने की वजह से एफरेंट आर्टीरियल डायलेशन हो जाएगा किडनी में। दोबारा सुनिए, वीनस रिटर्न ज़्यादा हुआ, एट्रिया राइट एट्रियम ज़्यादा स्ट्रेच हुआ, उसकी वजह से इफेक्ट आया किडनी के एफरेंट एट्रियोल पे और उसके डायलेशन की वजह से वॉल्यूम कम हुआ। ये हम समझते हैं कैसे क्या कम हुआ। हाइपोथैलेमस को भी इसने रिफ्लेक्स दिया, मींस एट्रिया का स्ट्रेच हाइपोथैलेमस तक गया, एक तरफ किडनी की तरफ गया, एक तरफ हाइपोथैलेमस की तरफ गया और वहां से इसने एडीएच का सिक्रीशन करवाया। और इन दोनों पॉइंट्स ने, यानी एफरेंट आर्टीरियल डायलेशन ने और एडीएच ने मिलके वॉल्यूम डिक्रीज कराई। मींस ब्लड वॉल्यूम जो एक्सेसिव वॉल्यूम की वजह से रिफ्लेक्स आ रहा था वो इसने कम करवाया और उसका मेन रीजन वॉल्यूम का वो इसने कम किया। ठीक है, अभी भी ये रुका नहीं है, अभी भी इसने एक नया काम किया कि जो स्ट्रेच्ड एट्रिया था इसने एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड या फैक्टर, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर का सिक्रेशन किया, इसको हम ANF भी बोलते हैं। ये क्या है? एट्रियल मीन्स एट्रिया से आ रहा है, नेट्री मीन्स नेट्रियम, ग्रीक नेम ऑफ सोडियम Na, तो नेट्रीयूरेटिक यानी जो यूरिन में सोडियम का सिक्रेशन बढ़ा दे, यानी सोडियम लॉस कराने वाला, यानी वाटर लॉस कराने वाला हार्मोन या पेप्टाइड जिसको बोल सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी वाटर का लॉस कराएगा और ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा और ये रिफ्लेक्स कम आएगा। अब बात करते हैं बेन ब्रिज रिफ्लेक्स के बारे में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ब्रेन ब्रिज नहीं है, ब्रेन के ऊपर कोई ब्रिज नहीं है, ये बेन ब्रिज है। ओके, तो वॉल्यूम रिफ्लेक्स में हमने देखा कि एट्रियम में वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा था, यहाँ पे एट्रियल प्रेशर की बात होने वाली है। तो एट्रियल प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा और बाय 75% यानी अराउंड 175% हो जाएगा नॉर्मल का। वो कैसे होता है इससे समझते हैं। एट्रियल प्रेशर की वजह से राइज करने की वजह से स्ट्रेच हुआ एट्रिया, तो इसने डायरेक्ट सिग्नल दिया एसए नोड को स्ट्रेच होने के लिए। मीन्स मैं आपको बता दूं कि एसए नोड एरवी नोड जो टिश्यू है ये स्ट्रेच होने की वजह से ज़्यादा एक्टिवेट होता है, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो 75% जो इंक्रीज हुआ उसमें 15% इसका रोल है, माइनर रोल प्ले करते हुए डायरेक्ट पाथवे है। नेक्स्ट पाथवे है कि क्योंकि एट्रियल वॉल स्ट्रेच हो रहा है तो ये वेगस नर्व के थ्रू मेडुला में जाएगा और मेडुला से वापस सिग्नल लेके आएगा वेगस और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कि भाई एट्रियम में क्यों प्रेशर बढ़ रहा है, और ये 40 to 60% होने वाले हार्ट रेट इंक्रीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ये होगा इनडायरेक्ट पाथवे और इसी इनडायरेक्ट पाथवे वाले पोर्शन को बोलेंगे वेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ये क्यों हो रहा है उसका रीजन समझिए कि एट्रियल प्रेशर बढ़ा है मीन्स वीनस रिटर्न बढ़ा है, तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से डैमिंग प्रिवेंट होगी। डैमिंग ऑफ ब्लड इन ग्रेट वेसल्स इज प्रिवेंटेड थ्रू द हार्ट रेट इंक्रीजमेंट। मीन्स हार्ट रेट इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, तो एक बैलेंस बना हुआ रहेगा, डैमिंग नहीं होगी, एक्स्ट्रा ब्लड स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तभी तो एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड पीछे हो चुका है। अब बात करते हैं CNS सिस्टेमिक रेस्पॉन्स की, आज का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। CNS सिस्टेमिक रेस्पॉन्स में शॉक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं बट यहाँ भी बात कर लेते हैं। CNS इश्चेमिक रेस्पॉन्स यानी CNS का ब्लड फ्लो कम हुआ, सेरिब्रल इश्चेमिया की कंडीशन आई, उसकी वजह से
डायरेक्ट रेस्पॉन्स क्रिएट हुआ। डायरेक्ट रेस्पॉन्स किसका? वासोकॉन्स्ट्रिक्टर और कार्डियो एक्सीलेटर न्यूरॉन्स का। मींस ब्लड सप्लाई होने की वजह से वो खुद ही एक्टिवेट हो गए, मतलब वो खुद ही एक सेंसेशन या सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हुए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाएंगे और सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। डायरेक्ट क्यों हो रहा है? उसका रीजन एक हो सकता है कि CO2 एक्यूमुलेशन ज्यादा हो चुका है, तो उसकी वजह से रेस्पॉन्स आ रहा है। मतलब उनके लिए क्या स्टिमुलस क्या है उनके एक्टिवेशन के लिए। और सब्सटेंस भी हो सकते हैं एक्सेट्रा, क्या कि क्वेश्चन मार्क लगा, जैसे लैक्टिक एसिड और कई एसिडिक सब्सटेंस। लेकिन ये इसका कोई मेजर रोल नहीं होता ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, नॉर्मल शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में इनका कोई रोल नहीं होता। रीजन, पहली बात, ये सेंसिटिव ही नहीं होते अंटिल 60 mm ऑफ Hg। मतलब जब तक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mm Hg से 60 mm Hg आएगा, तब तो ये स्टार्ट ही नहीं होंगे, सेंसिटिव ही नहीं होंगे। पीक तो दूर की बात है, इनका पीक तो अराउंड 15 mm Hg आता है। मीन्स कहाँ 120 और कहाँ 15 mm Hg पे जाते हुए सेंसिटिव होंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये काफी लो प्रेशर पे सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए इनको नॉर्मल शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में यूज नहीं ले सकते। और तो फिर ये एक्टिवेट कब होते होंगे? मीन्स कभी ना कभी तो एक्टिवेट होते होंगे, बिल्कुल, जब लीथल कंडीशन आती है। इन शॉर्ट कहूँ तो सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्स बहुत इमरजेंसी कंडीशन है, लास्ट स्टेज कंडीशन है, बहुत लीथल कंडीशन में बॉडी का रेस्पॉन्स है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो इसके लिए एक फ्रेज यूज किया जाता है, लास्ट डिच स्टैंड। मीन्स बॉडी लास्ट एक अटेम्प्ट करती है सरवाइव करने के लिए, क्योंकि अब तो ब्रेन के लिए भी ब्लड सप्लाई कम होने लगी है। मतलब 60 या लेके 15 mm Hg तक प्रेशर चला गया है। ओके, अच्छा, अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, यानी कितना स्ट्रांग है, तो इसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये ब्लड प्रेशर को, क्योंकि 60 पे तो एक्टिवेट हो रहा है अगर अपन मिनिमम माने तो भी, और ये 250 mm ऑफ Hg तक ब्लड प्रेशर को ले जाएगा विद इन 10 मिनट्स। तो आप सोच सकते हैं कितना स्ट्रांग होगा। और इसमें मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करता हूँ कि ये इतना स्ट्रांग होता है कि पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को ऑक्लूड कर देता है। मीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करता, जैसे नॉर्मल सिंपैथेटिक सप्लाई में होता है कि कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ ताकि विनस रिटर्न बढ़े, ये ऑक्लूड कर देता है, उनको बंद कर देता है, इतना जबरदस्त कॉन्स्ट्रक्शन होता है। और बात लो, ये रीनल सप्लाई को भी बंद कर देता है। मतलब किडनी वाइटल ऑर्गन्स में से आती है बॉडी की, उसकी ब्लड सप्लाई भी कम कर देता है, और यूरिन फॉर्मेशन एक तरीके से सीज हो जाता है, कोई फंक्शनिंग होती, फिल्ट्रेशन भी नहीं होता, जीरो फिल्ट्रेशन होने लग जाता है। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्स। इसीलिए नॉर्मल रेगुलेशन, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में इसका काम नहीं है बिल्कुल भी, और इमरजेंसी के टाइम भी एक्टिवेट होता है। अब बात करते हैं कशिंग रिएक्शन की। फन फैक्ट ये है कि कशिंग रिएक्शन का कशिंग सिंड्रोम या कशिंग डिजीज से कोई रिलेशन नहीं है। अब इसके रीजन की बात करें तो वह सीएसएफ का प्रेशर इंक्रीज करना, यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है, उसका प्रेशर राइज करने लगता है। ये तो किसी रीजन से होता है, ब्लॉकेज की वजह से, या इसके मतलब ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तब होता है। तो ये सीएसएफ का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई को कंप्रेस करने लगता है, और कंप्रेस करते करते ब्लड सप्लाई को पूरी तरह बंद कर देता है। तो अगेन सीएनएस एक वीवीआईपी ऑर्गन है, तो इसकी वो सीएनएस सिस्टमिक जैसा इसका एक्शन होगा, और वापस ब्लड प्रेशर राइज करते हुए नया जो ब्लड प्रेशर शिफ्ट होगा वो होगा सीएसएफ के प्रेशर से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, ताकि भले ही सीएसएफ कंप्रेस करे लेकिन ब्लड वेसल्स में से सप्लाई अभी भी कंटिन्यू हो सके। अब बात करते हैं कुछ लास्ट एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में। तो फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से वेसल्स का कंप्रेशन होता है जो मसल्स में से पास कर रही हैं, तो उसकी वजह से वीनस रिटर्न बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है, तो एक इसमें लॉजिक ये भी है कि एक्सरसाइज के टाइम पे सिंपैथेटिक डिस्चार्ज काफी ज्यादा होता है, वीनस रिटर्न उसकी वजह से भी बढ़ता है। नाउ बात करते हैं रेस्पिरेटरी वेव्स इन एट्रियल प्रेशर। मींस एट्रियल प्रेशर के क्रम में रेस्पिरेटरी वेव्स आ रही हैं। कैसे? कि जब रेस्पिरेटरी साइकिल चलती है तो एट्रियल प्रेशर के ग्राफ में 4 to 6 mm Hg का चेंज आता रहता है, प्लस माइनस। ओके, ये क्यों आता है? अच्छा, ऐसी बात हमने पहले भी की है जब हमने साइनस एरिथमिया पढ़ा था। ठीक है, तो रीजंस कुछ कुछ सिमिलर होंगे, देखते हैं। पहला रीजन है स्पिल ओवर ऑफ सिग्नल्स। मींस एक के सिग्नल दूसरे सेंटर में जा रहे हैं, यानी मेडुला टू वासोमोटर सिग्नल्स आपस में जाते हैं, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। सेकेंड इसका रीजन ये है कि इंस्पिरेशन के टाइम पे प्रेशर जो होता है थोरेसिक कैविटी में काफी कम हो जाता है, तो लंग वेसल्स जो है, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन की जो वेसल्स हैं वो एक्सपेंड करती हैं,
और वीनस रिटर्न टू लेफ्ट एट्रियम, स्पेशली बात करो तो जो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में वीनस रिटर्न आ रहा है ये काफ़ी कम हो जाता है, तो कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेच रिसेप्शन, वही जो स्ट्रेप रिसेप्टर का पाथवे वहां पे था उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अगर इसमें कंक्लूड करते हुए कहें तो अर्ली एक्सपिरेशन के टाइम पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रेस्ट एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, और जब डीप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं तब प्लस माइनस यानी अराउंड 20 mmHg का चेंज आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।